नमस्कार मित्रों, मैं राहुल वर्मा विश्व की प्रमुख जनजातियों का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत हम पहले एस्किमो व बुशमैन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में अफ्रीका महाद्वीप के बाद सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। भारत की अधिकांश जनजातियों का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलिया संबंध या समूह से संबंध है। संख्या की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जनजातियां क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात व राजस्थान में देखने को मिलती है। वहीं लक्षद्वीप व मिजोरम की जो 95% जो आबादी है वह जनजातीय है। संख्या की दृष्टि से देखें तो भारत की सबसे बड़ी जनजातियां गौड़, संथाल व भील आती हैं। भारत की जनजातियों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास एच. रिस्ले ने किया था, परंतु बी.एस. गुहा का जनजातीय वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य माना जाता है, जिसमें 1931 की जनगणना के आधार पर भारत को 1944 में 6 प्रमुख जनजाति समूह में विभाजित किया गया था। अब बात करते हैं हम भील जनजाति की। भारत की सबसे प्राचीन तथा संख्या की दृष्टि से भील भारत की तीसरी बड़ी जनजाति आती है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। आर्थिक दृष्टि से ये लोग स्थायी रूप से कृषि करते हैं। सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक होते हैं व परंपरागत रूप से अच्छे तीरंदाज होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। निषाद ने अपने पिता महादेव के बैल नंदी को घायल कर दिया था, जिसके दंड स्वरूप निषाद को पर्वतीय क्षेत्र में रहने की सजा दी गई। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार भील अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने राणा के नेतृत्व में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की सहायता की। ऐतिहासिक दृष्टि से भील जनजाति ने डगरिया, जो वर्तमान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, दियावा, जो उदयपुर पर शासन किया। अब इनकी शारीरिक गठन की बात करें। भील जनजाति में लोगों का रंग गहरा काला, नाक चौड़ी, मध्यम कद के गठीले शरीर वाले होते हैं। ये परिश्रमी व ईमानदार होते हैं। चोरी करना अपना सबसे बड़ा धार्मिक पाप मानते हैं। निवास क्षेत्र की बात करें। भील जनजाति राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र के दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में निवास करते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं।
देखिए इस चित्र में भील जनजाति की महिलाओं को दिखाया गया है। भील लोग किस प्रकार के आवासों में रहते हैं, किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं और भारत के भील व गौड़ किन किन क्षेत्रों में बहुतायत में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलापों की। भीलों की आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट व झूमिंग कृषि करना है। झूमिंग कृषि के प्राय यहाँ दो प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा चिमाता, जो पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली आदिम कृषि है। दजिया मैदानी भागों में की जाने वाली आदिम कृषि है। केवल इनमें डिफरेंस इतना है कि एक जो चिमाता है वह पहाड़ी ढालों पर की जाती है और दजिया जो है वह मैदानी भागों में की जाती है, और दोनों ही झूमिंग कृषि के ही प्रकार हैं। अब बात करते हैं भोजन की। मक्का, ज्वार इनकी प्रमुख फसलें हैं। मक्का व राबड़ी भील का प्रमुख भोजन माना जाता है। त्योहारों के अवसर पर चावल, जिसे चोखा कहते हैं, लापसी, मांस, मछली भी खाते हैं। भील लोग महुआ की बनी शराब पीने के आदी होते हैं। अब बात करते हैं वस्त्र के बारे में, या किस प्रकार की वेशभूषा वेशभूषा में देखने को मिलते हैं। भील जनजाति में पुरुष धोती, कमीज, साफा व पैंट शर्ट पहनते हैं तथा महिलाएं घाघरा, लुंगड़ी व साड़ी पहनती हैं। लड़के लंगोट पहनते हैं जिसे फाल कहा जाता है, जबकि लड़कियां गहरे रंग का फालू पहनती हैं जिसे कछाबू कहते हैं। भील स्त्रियां चांदी व पीतल के बने आभूषणों को पहनना पसंद करती हैं। अब बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की, या निवास गृह, इनके घर जो किस प्रकार के होते हैं। भीलों के घरों को कू कहते हैं या कहा जाता है, जो सामान्यतः छोटे, प्रकीर्ण या बिखरे हुए देख पाए जाते हैं। पहाड़ी ढालों व खेत के मध्य ऊंचे टीले पर बने होते हैं। मकान प्राय आयताकार झोंपड़ियों के रूप में होते हैं, जिनकी दीवार बांस तथा लकड़ी की बनी होती है। छोटे गांव के समूह को फला व बड़े गांव के समूह को पाल कहा जाता है। पाल के मुखिया को गमैती व मार्गदर्शक को बुलावा कहते हैं। आपातकाल में भील अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए ढोल बजाते हैं। जैसा कि प्राचीन समय में आदिवासी ढोल बजाकर अपना संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे, उसी प्रकार आपातकाल में ये ढोल बजाने का कार्य करते हैं व फायरे फायरे का रणघोष करते हैं, जिसका अर्थ होता है युद्ध करना। आगे बात करें औजार व यंत्रों के बारे में। इनके औजार व यंत्र प्राय साधारण होते हैं। धनुष बाण, तलवार, खंजर इनके प्रमुख औजार हैं। यहाँ पर बाणों के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है हरियो, दूसरा है रोबदो। हरियो में नरसल का बना होता है, जो बड़े पशुओं के शिकार के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रोबदो बांस की लकड़ी का बना होता है।
छोटे पक्षियों के शिकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संस्कृति व समाज की बात करें, सामाजिक दृष्टि से भील समाज पितृसत्तात्मक होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारत में जितने भी समाज हैं वहाँ पर अधिकांशतः पितृ प्रधान समाज ही देखने को मिलता है। घर का मुखिया सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। मुखिया को तदवी और वसाऊ कहा जाता है। भील जाति अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त होती है, जिसे अटक, कुल या गोत्र कहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना गण चिन्ह होता है, जिसे हम टोटम के नाम से जानते हैं। भीलों में बहुपत्नी प्रथा देखने को मिलती है। भील में या भील लोगों में जनजाति में विवाह की मुख्य रूप से 4 प्रथाएं देखने को मिलती हैं। इनके अंतर्गत दापा प्रथा, गोल गधेड़ा प्रथा, कन्या अपहरण प्रथा, विधवा विवाह प्रथा प्रचलित है। अब देखते हैं कि भाई इनके बारे में हम क्या जान सकते हैं या हमको क्या जानकारी होनी चाहिए। दापा प्रथा, इस प्रथा में वर पक्ष को लड़की के पिता को कन्या का मूल्य देना पड़ता है। इस प्रथा को हम दापा प्रथा कहते हैं। दूसरा है कन्या अपहरण प्रथा। इसके अंतर्गत वधू मूल्य देने से बचने के लिए कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता है। तीसरा आता है गोल गधेड़ा प्रथा। इस प्रथा में युवक अपनी वीरता और साहस से शादी हेतु अपनी पसंद की युवती का चुनाव करता है या चुनाव कर सकता है। चौथा है हमारा विधवा विवाह। जिस महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो उसका विवाह या उसका पुनः विवाह होता है, जिसे विधवा विवाह कहा जाता है। अब बात करें धार्मिक विश्वास की। भील जनजाति प्रकृति के उपासक होते हैं, जो कृषि यंत्रों व देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये जादू टोने व भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। बीमारियों के समय या कष्टों के समय या कष्टों के निवारण के लिए ये एक पुजारी द्वारा झाड़ फूँक की जाती है, जिसको ये मोए कहते हैं। होली, दीपावली इनके महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। सोम, जाखम, माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर स्थल स्थित है, जो डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पर जनवरी फरवरी माह में भीलों का विशाल मेला भरता है, जिसमें शिव की आराधना या पूजा की जाती है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब आधुनिक संस्कृति से इनका क्या संपर्क है या क्या संबंध है, या इनके आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलता है। भील जनजाति में शहरी संस्कृति से संपर्क होने से यहाँ बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ये अग्रसर हो रहे हैं। संस्कृति व वेशभूषा में तेजी से बदलाव आ रहा है। सरकार उनके विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार, बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। देखिए दोस्तों, भील जनजाति हमारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब अगली जो हमारी जनजाति है गौड़, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति विश्व व भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। गौड़ अपने आप को कोयटूर व कोल भी कहते हैं। ये प्राचीन राजाओं के वंशज हैं जिन्होंने 16वीं से 18वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी के मध्य भारत के गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला साम्राज्य पर शासन किया है। अब आगे बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलापों की। झूमिंग कृषि इनकी आजीविका का और आखेट इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। झूमिंग कृषि दो प्रकार की देखने को मिलती है। पहली है दिप्पा कृषि, दूसरी है पेंडा कृषि। झाड़ियों व घास जलाकर भूमि को समतल करके जो कृषि की जाती है उसे दिप्पा कृषि कहा जाता है। और पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर जो कृषि की जाती है उसे पेंडा कृषि कहते हैं। दिप्पा व पेंडा दोनों प्रकार की कृषि में फसल उगाने के बाद 2 या 3 वर्षों के लिए भूमि को परती छोड़ दिया जाता है, जिससे जंगली झाड़ियाँ व घास फिर से उग सके और भूमि की उर्वरता बढ़ सके। रावत वर्ग गौड़ जनजाति का एक प्रमुख उपवर्ग है, जिसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन व दूध बेचना है। आगे बात करें आखेट की, तो देखिए ये आखेट या यह जनजाति किस प्रकार शिकार करती है, किस प्रकार के इनके पास तीर देखने को मिलते हैं। अब आखेट की बात करें, गौड़ जनजाति के लोग वन्य जीव का शिकार करते हैं। वर्तमान में शिकार का स्थान स्थानांतरित कृषि ने ले लिया है। भोजन कोटू व कुटकी अनाज गौड़ जनजाति का प्रमुख खाद्यान्न माना जाता है। त्योहारों पर चावल व मांस खाते हैं और महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। अब देखें वस्त्र और आभूषण। गौड़ प्राय सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। पुरुष धोती कुर्ता व स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं। ये चांदी व एल्यूमिनियम के आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां शरीर पर अक्सर टैटू गुदवाने का कार्य करती हैं। देखिए जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि इस महिला ने या गौड़ महिला ने अपने शरीर को किस प्रकार गुदवा रखा है। अब बात करते हैं निवास गृह की। गौड़ नंगली अथवा पल्ली और छोटे छोटे गांव में रहते हैं, जिन्हें टोला कहा जाता है। घर घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। टोला के पास ही युवक गृह भी होता है, जिन्हें घोटल कहा जाता है। अब बात करते हैं औजार व बर्तन। फावड़ा, खुरपी, दरांती, कुल्हाड़ी, तीर आदि इनके प्रमुख औजार हैं। इनके औजार प्राय साधारण ही होते हैं या साधारण ही देखने को मिलते हैं। गौड़ जनजाति के समाज व संस्कृति की बात करें, यह समाज भी पितृ प्रधान या पितृसत्तात्मक समाज है। सबसे बड़ा
बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। गांव का मुखिया मुखादम व चौकीदार कोतवार कहलाता है। गांव के पुजारी को देवारी कहते हैं। विवाह समारोह जल स्रोत के निकट या आम के पेड़ के नीचे आयोजित किया जाता है, जिसे यह शुभ मानते हैं। विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन करते हैं। गौड़ बोली द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ से माना जाता है। धूलिया गौड़ की प्रमुख गायक जाति है, जो प्रधान गौड़ की गौरव गाथा सुनाते हैं। शंभू महादेव गौड़ों के प्रमुख देवता माने जाते हैं। गौड़ों में कबाड़ी प्रथा का प्रचलन था, जिसे वर्तमान में सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। कबाड़ी प्रथा के तहत छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकार के पास गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करने को बाध्य होते थे। आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आने के बाद इनमें क्या स्तर में बदलाव आया है वो देखते हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है। लोग खदानों व उद्योगों में कार्य करने लगे हैं। इन्हीं के नज़दीक नई बस्तियां बसने लगी हैं, जिससे इनके जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। अच्छा दोस्तों, तो आज बस इतना ही हमारा द्वितीय चैप्टर समाप्त होता है, या विश्व की प्रमुख जनजातियाँ आज समाप्त होती हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।